So, hello everyone, and welcome to this FDD masterclass. This masterclass is specifically made for the people those who wanted to get into due diligence. यहाँ पे हम हर वो चीज प्रैक्टिकली समझेंगे, इंक्लूडिंग रीडिंग ऑफ सम ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, जहां पे मैं आपके साथ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि यार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे ये दुनिया वर्क करती है और ये ड्यू डिलिजेंस कैसे किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये लेक्चर्स किसके लिए रिलेवेंट है। These lectures are relevant for the people those who wanted to build their career into due diligence. Either you're a fresher or you're an experienced folk. क्योंकि द रीजन है काफी सारे लोगों को आर्टिकलशिप नहीं मिलती है ड्यू डिलिजेंस में। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट गेट आर्टिकलशिप एक्सपोजर और नहीं दिया जाता है। उसका एक रीजन है, पता है क्या है? द रीजन इज दे ऑलवेज प्रेफर अ कैंडिडेट और अ पर्सन विद अ एनालिटिकल माइंडसेट। एनालिटिकल माइंडसेट मतलब ये होता है कि क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो एनालिटिकली, क्या आप चीजों का एनालिसिस कर पा रहे हो या नहीं। तो जब भी आप ड्यू डिलिजेंस के आप इंटरव्यू में बैठोगे, व्हेन यू आर गोना बी सिटिंग इन द इंटरव्यू फॉर अ ड्यू डिलिजेंस, एवरी सेकंड क्वेश्चन, एवरी सेकंड थिंग विल बी रिलेटेड टू चेकिंग योर एनालिटिकल एबिलिटी, राइट। तो यहां पे हम ड्यू डिलिजेंस की जब क्लास करेंगे, मास्टर क्लास करेंगे अभी, तो हम हर वो चीज एनालिटिकली सीखेंगे कि ये चीज कैसे होती है, ये चीज को कैसे देखा जाता है। बट जब भी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, इसके पहले कुछ ग्राउंड रूल्स आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहला ग्राउंड रूल ये है कि आप अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको रिस्ट्रिक्ट करके मत रखो। आप जितना नंबर्स को समझ पाओगे, आप जितना नंबर्स के थ्रू सोच पाओगे, उतना अच्छा आपका इंटरव्यू निकलेगा, उतना अच्छा आपके मास्टर क्लास समझेगा। The end goal of this masterclass is not only to help you clear the interviews for due diligence, but also to help you understand how the things are working in the due diligence. And definitely, once you're going to be going for a FDD और जब भी आप ड्यू डिलीजेंस के लिए जाओगे, तो आपको एक लिवरेज और एक एज मिलेगा एज कंपेयर टू द अनदर कैंडिडेट्स इफ यू हैव टेकन एंड इफ यू हैव वॉच्ड दिस मास्टर क्लास प्रॉपर्ली। अब सर सवाल ये आता है कि ये ड्यू डिलीजेंस का पंगा क्या है और क्यों करना पड़ता है, राइट? चलो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। हर वो चीज प्रैक्टिकली चीज हम समझेंगे, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक बढ़िया सी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। होता क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसको पैसा उठाना है, राइट। मान लीजिए अगर किसी कंपनी को पैसा उठाना है, मान लेता हूं ये कंपनी का नाम है सीए मॉन्क। सिंस हम लोग काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से पिछले कुछ दिनों में मिले हैं, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से हमारा फंड रेजिंग के रिगार्डिंग बात हुआ है, राइट। तो मैं इस प्रोसेस को पूरा इन एंड आउट आप समझ गया हूं कि कैसे ड्यू डिलिजेंस होता है, क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या लफड़े होते हैं, कैसे चीज़ों को सेटल किया जाता है, कैसे निगोसिएशन होता है, कैसे वैल्यूएशन होता है। हर वो चीज़ आपको समझाऊंगा, बट आप ध्यान से देखिएगा। और पैरेलली आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप नोट्स बना लीजिए। इसके साथ साथ हम आपको एफडीडी के नोट्स भी देंगे काफ़ी बढ़िया, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे इंटरव्यूज के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। दैट इज देयर। अब मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है सीएमओंग। मैंने बोला था, राइट, हमारा गोल था कि हम लोग सीड राउंड रेस करेंगे, राइट। हम लोग सीड राउंड रेड करेंगे। इन शॉर्ट, जिसको नहीं पता, हम इनिशियल एक फर्स्ट राउंड रेस करना चाहते हैं, जहां पे हमने बोला था हमारे इन्वेस्टर को कि सर हम लोग को 1 करोड़ रुपए चाहिए। हम लोग गए थे काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास और हमको बोले थे, हमने उनको बोले थे कि देखो यार, हमें सीड राउंड चाहिए जिसमें हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, आप मान लीजिए कि ये आप सभी के पास पैसे है काफी सारे। आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपए। यस, आपके पास 1 करोड़ रुपए। तो जब भी आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपए, तो मैंने आपको बोला कि भाई 1 करोड़ दे दो मुझे। तो क्या आप मुझे 1 करोड़ ऐसे ही दे दोगे? जवाब है ना। आप मुझे ऐसे 1 करोड़ नहीं दोगे। आप बोलोगे भैया, बिफोर गिविंग द मनी आई वुड लाइक टू चेक फ्यू थिंग्स। आप पैसा देने से पहले हमेशा कुछ चीजें चेक करवाओगे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, आप हमेशा ये चाहोगे, ध्यान से सुनिएगा, आप हमेशा ये चाहोगे कि कंपनी का वैल्यूएशन जो हो, ध्यान से समझिए, कंपनी का जो वैल्यूएशन हो वो हमेशा कम हो। और मैं एज अ फाउंडर, मैं एज अ ओनर ऑफ अ सीएमओंग चाहूंगा कि भाई कंपनी का वैल्यूएशन जो हो वो ज्यादा हो। yes. इसके साथ साथ जब भी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन समझने पड़ेंगे। ध्यान से समझिए, मुझे उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन समझने पड़ेंगे। बट फ्यूचर प्रोजेक्शन का एक बेसिस होता है विच इज कॉल्ड हैज हिस्ट्री।
प्रोजेक्शन ऑफ अ फ्यूचर थिंग्स इज मेनी अ टाइम्स इज गोना बी डन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कि पास्ट में सीए मॉन्क ने ऐसा परफॉर्म किया, फ्यूचर में ये उस बेसिस पे ऐसा परफॉर्म करेगा, राइट? बट ये क्या हिस्ट्री सही है? क्या ये हिस्ट्री सही दिखा रहे हैं? पहले तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा। और दूसरा, क्या ये हिस्ट्री में जो भी चीजें दिखा रहे हैं, क्या वो नॉर्मलाइज्ड अर्निंग है या नहीं? क्या वो, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, कि जो हिस्ट्री में जो चीजें ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्या ये नॉर्मलाइज्ड अर्निंग के बेसिस पे हम इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं या नहीं? ये सब चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? अब इसी चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में ले जाना चाहता हूं कि भाई ये कैसे होगा एक छोटे से ट्रांजैक्शन के साथ, जहां पे मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। बट बिफोर आई गो इनटू दिस, एक छोटा सा ग्राउंड रूल आप दिमाग में रखिए कि जब भी आप ड्यू डिलिजेंस के लिए जा रहे हैं, जब भी आप ड्यू डिलिजेंस के लिए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक इन्वेस्टर हो और आपको किसी कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगाना है। सर आपने पहले शब्द का प्रयोग किया ड्यू डिलिजेंस। सर ये ड्यू डिलिजेंस होता क्या है, हमें समझ में ही नहीं आया, बताइए क्या होता है ड्यू डिलिजेंस? व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस? एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझिए, लिखना है तो लिख लीजिए। एंड दैट इज थॉरोली चेकिंग बिफोर मेकिंग डिसीजन। किसी भी चीज को थॉरोली चेक करना बिफोर डिसीजन लेने के पहले, उसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे आपको, जिसमें समझ में आएगा और मजा आएगा। ठीक है, शादी का, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लड़के को लड़की पसंद होती है, लड़की को लड़का पसंद होता है, राइट? दोनों एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ प्रेम करते होते हैं, दे बोथ लव ईच अदर, लव मैरिज है। बट जनरली जब ये अपने घर पे जाके बोलते हैं कि मम्मी मेरे को कोई पसंद है, और लड़की बोलती है मेरे को कोई पसंद है, घर वालों ने बोला ठीक है बेटा ये सब तो ठीक है, बट हमें लड़के का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। लड़के के घर वाले बोलते हैं कि हमें लड़की का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ये एक ड्यू डिलिजेंस हो रहा है। मतलब क्या, हम लोग किसी भी चीज को एकदम थॉरली चेक करेंगे कि भाई क्या चीजें सही है या गलत। तो thoroughly checking something before making decision is called as a due diligence। इसी समझ में आया? सर अब मैं नोट्स पे भी आता हूं पैरेलली। हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं बहुत प्यारे तरीके से नोट्स में लिखी गई है और आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया गया कि जैसे कि अगर विजय माल्या जी को जब लोन दिया गया था, अगर उसका ढंग से ड्यू डिलिजेंस हो जाता तो आज ये कंपनीज को इतना रोना धोना नहीं करना पड़ता। उनका ड्यू डिलिजेंस ढंग से नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज व्हाई नाउअडेज लॉट ऑफ कंपनीज आर बिकमिंग वेरी सीरियस, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग वेरी सीरियस, लॉट ऑफ बैंक्स आर बिकमिंग वेरी सीरियस कि भैया किसी को पैसा देना है ना, पहले चुपचाप से ड्यू डिलिजेंस करवा ले। मतलब क्या कि भाई इन शॉर्ट थॉरली हम चीजों को चेक करेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। अब सर सवाल ये आता है कि कितने प्रकार के ड्यू डिलिजेंस होते हैं? बहुत सारे प्रकार के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, वो है सबसे पहला फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। सर एफडीडी में क्या होगा? व्हाट ऑल थिंग्स आर गोना बी हैपनिंग इन एफडीडी? एफडीडी में हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, उसके रिस्क चेक करेंगे, उसके अपॉर्चुनिटीज चेक करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। सर मेरे को जब ड्यू डिलिजेंस हो रहा है तो विच ऑल ड्यू डिलिजेंस आई विल डू? इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज द स्कोप डिफाइंड बाय द कंपनी। ध्यान से देखेंगे, बहुत चीजें ध्यान से सुनिए, ये ऑडिट नहीं है। कोई कह रहा है ऑडिट हो रहा है तो ऑडिट, कोई कह रहा है कि सर ऑडिट हो रहा है तो क्या ऑडिट होने से मेरे को ड्यू डिलिजेंस नहीं करना पड़ेगा? उस पर भी आऊंगा, ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन से ध्यान से देखेंगे। सर मेरे को यह बताइए कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस जब हो रहा है तो मैं फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी चेक करूंगा। अब ध्यान से देखिए, हर एक चीज जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे, एवरी डैम डॉक्यूमेंट्स आर गोना बी शेयर्ड टू यू गाइस इन द कोर्स इटसेल्फ। तो प्लीज ध्यान से हर एक कोर्स की फाइल्स को आप देखिएगा, मैं रिस्पेक्टिवली बता दूंगा कि कौन सी फाइल कहां पे मिलेगी। बट अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अब मैं चाहता हूं, एक सैंपल मेरे पास ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है। दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रांट थॉर्नटन। वैसे एज ऑन डेट इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर्स, so EY is the market leader for due diligence। 51% of the market share capture है EY के द्वारा, right, which is there।
अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ड्यू डिलिजेंस दिखेंगे। सबसे पहला मेरे को दिख रहा है इस रिपोर्ट में ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, इसके अलावा मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये प्योरली डिपेंडेंट है जो भी अदर पार्टी है, मान लो इन्वेस्टर पे, कि उसको कौन सा ड्यू डिलिजेंस करवाना है और उसका स्कोप क्या है। तो आप जब भी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पढ़ोगे, एक दूसरे एक और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट हम लोग पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले, ये तो बहुत ही प्यारी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है जो कि बायजूस की है। यहां पे आप देखोगे कि प्योरली और प्यारे तरीके से स्कोप डिफाइन किया जाता है कि हमारा स्कोप क्या है। और इसमें ये क्लियरली जब जब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनती है, फाइनल ड्यू डिलिजेंस, तो उसमें जो कंपनीज रहती है, राइट, जैसे कि मैंने ड्यू डिलिजेंस किया तो मैं क्लियरली मेंशन करूंगा कि ड्यू टू द लिमिटेड नेचर ऑफ अ वर्क वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द टारगेट। टारगेट कंपनी मतलब से फॉर एग्जांपल बाइजू का मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि द टारगेट हिस्टोरिक एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स ऑन एक्सटेंट देयर ऑफ, मतलब कि आई डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मेरा काम ओपिनियन देना नहीं, ये मेरे स्कोप में नहीं था। लिमिटेड नेचर ऑफ वर्क, तो हमने नेचर डिफाइन किया कि भाई तेरे को कितना काम करना है यहाँ पे। एवरीथिंग इज गोना बी डिफाइंड हियर इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, अब चलो वापस आ जाते हैं। सर कौन कौन से ड्यू डिलिजेंस होता है? तो सबसे पहला फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गया। दूसरा लीगल ड्यू डिलिजेंस, कि भैया क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स चल रहे हैं कंपनी पे, ये भी क्यों जरूरी है। सिंपल से ध्यान से समझिए, बहुत प्यारे एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपने सीएमओ में पैसा डाला, आपने सीएमओ में पैसा डाला, आपने सीएमओ को खरीद लिया, कल जाके पता पड़ा कि भाई सीएमओ पे तो एक लीगल लाइबिलिटी चल रही थी 100 करोड़ की, वो आपको भरना पड़ेगा। ये तो रिस्क है ना भाई। मैंने खरीदा मान लो सीएमओ को वैल्यूएशन पे, कितने वैल्यूएशन पे खरीदा, मान लो आपने सीएमओ को खरीदा 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे, लीगल लाइबिलिटी सीएमओ पे चल रही थी 5 करोड़ की। भाई 10 करोड़ पे खरीदा, 5 करोड़ की तो लीगल लाइबिलिटी चली गई। इन शॉर्ट मेरा तो 15 करोड़ चलेगा ना। 10 करोड़ सीएमओ में खरीदा, 5 करोड़ और मेरे को लीगल लाइबिलिटी। तो ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है। जब आप पैसा डाल रहे हो ना, तो यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ अ कंपनी। और ये तब पता पड़ेगा जब हर एक प्रकार के ड्यू डिलिजेंस हो जाएंगे। क्योंकि मैं जब अपनी कंपनी तुम्हें बेचूंगा ना, तो मैं चुप रहूंगा, मैं सब नहीं बताने वाला भाई तेरे को। तो एज अ इन्वेस्टर जब आप मेरी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, व्हेन यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी इन सीएमओ, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन एंड आउट्स एंड इंट्रिकेसीज ऑफ एवरी डैम थिंग व्हिच इज गोना बी देयर, एंड दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड वाया मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंसेस। समझ में आया? यस। थर्ड है ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, जो मैंने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया था ग्रैंड थॉर्ंटन के, वहां पे ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस था, जहां पे एक धंधे का इन एंड आउट्स ऑफ ऑपरेशन, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी फिर टेस्ट होता है। जैसे कि एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, और वो ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर आपको हमेशा टाइम पे नहीं मिलता, मतलब कि ऑपरेशनल इश्यूज है यहां पे, ऑपरेशनल इश्यूज है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कंपनी में ये प्रॉब्लम है। जब भी आप फ्लिपकार्ट से फोन्स ऑर्डर करते हैं, तो फोन की जगह एक रिमोट मिल जाता है आपको। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ऑपरेशनल इशू है, ग्राउंड में कुछ फट रहा है। यू शुड नो दिस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस तो आपको नंबर्स पे कंफर्ट देगा, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस आपको ऑपरेशंस पे कंफर्ट देगा। उसी प्रकार से एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, कि भाई अगर देखो आजकल ईएसजी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, राइट, तो यू शुड नो कि एनवायरमेंट पे क्या रिस्क है, कंप्लायंस इश्यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बरोबर से, राइट। उसी प्रकार से कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, एनालाइज द मार्केट डायनामिक्स, कंपटीशन, ग्रोथ एंड पोटेंशियल, राइट, कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट डायनामिक्स क्या है, कंपटीशन कैसा है। इसके अलावा टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, राइट, विच इज मोस्टली रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज क्या है, दैट इज देयर। उसके अलावा कल्चरल ड्यू डिलिजेंस, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन विच इज देयर, जहां पे हमें देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या मैनेज हो पाएगा। बहुत बार होता है कि कंपनीज जब मर्ज होती है ना, तो भाई कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी में ए का कल्चर एकदम आराम वाला है, चाय की चुस्कियां पीते रहते हैं दिन भर दबा के, कंपनी भी एकदम एग्रेसिव है, काम चाहिए काम चाहिए, तो कल्चर मैच नहीं हो पाता है। तो काफी बार कल्चरल ड्यू डिलिजेंस भी होता है, जिसमें ऑफ कोर्स ये तीन थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं, फाइनेंशियल, लीगल एंड ऑपरेशनल। उसके अलावा बाकी जो रहते हैं तो छुटपुट रहता है, बट यस दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड नो। अब सर सवाल ये आता है
कि जब ये ड्यू डिलिजेंस हो रहा है तो क्या क्या चीजें होगी और कैसे होगा, थोड़े से हम जार्गन वर्ड्स की तरफ जाएंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आपके अगर नोट्स पे आपके पास होंगे तो आप यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे स्पेस फॉर क्लास नोट्स दिया गया है, एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोसेस बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ड्यू डिलिजेंस कौन से स्टेप पे इंटरवीन कर रहा है। ठीक है। आप में से काफी सारे लोगों का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि सर मुझे ड्यू डिलिजेंस में इसलिए जाना है क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। यस, इट इज फैक्ट। अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल स्टार्ट ऑडिट की, द एवरेज पैकेज ऑफ अ स्टार्ट ऑडिट रेंजेस फ्रॉम 8 to 10 lakhs, whereas the package of a due diligence will be higher by 2 to 3 lakhs, which is approximately, say for example 10, 8 का देख लो, 10 से आप ले लो 15 तक चला जाता है ड्यू डिलिजेंस का। स्टार्ट ऑडिट में आपका मैक्सिमम वेरिएबल बोनस जो जाएगा, जैसे अगर मैं नंबर्स लिखूं स्क्रीन पे, मतलब थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। स्टार्ट ऑडिट की मैं बात करता हूं और ड्यू डिलिजेंस की बात करता हूं। तो स्टार्ट ऑडिट में सबसे पहले पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए, मनी, राइट। यहाँ पे आपका 8 से 10 जो फिक्स कंपोनेंट हो जाता है विच इज देयर, बट ड्यू डिलिजेंस में यही आपका हो जाता है 10 से 15 तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म्स, राइट। अभी आजकल 12, 12.5, 13 चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, राइट, तो वेरिएबल इज अप्रोक्सीमेटली हायर साइड में अगर मैं बात करूं तो 20% जाएगा। यहाँ पे हायर साइड 80% तक भी जा सकता है। एंड देयर आर फ्यू फॉर्म्स और देयर फ्यू पीपल व्हिच आई हैव सीन हैव आल्सो गॉटन 300% ऑफ अ वेरिएबल आल्सो, बट इतना ज्यादा नहीं होता है। जनरली ऑन एन एवरेज ये जाएगा 30 to 40%, राइट। अगर एक्सेप्शनल परफॉर्म किए तो वैसे तो सबको 20-22 मिल जाता है वैसे, राइट। 18, 20, 22% मिल जाएगा। एक्सेप्शनल रहे तो आपको 300 तक भी मिल सकता है। ये प्योरली डिपेंड है कि आप कैसे डील्स क्लोज करते हो और कैसे ड्यू डिलिजेंस करते हो और कैसे आप चीजों को टाइमली मैनर में डिलीवर करते हैं। तो दैट इज लर्निंग्स काफी होगी, दैट इज समथिंग व्हिच विल लर्न हियर। अब एक समझते हैं एक केस को एंड टू एंड की कैसे एक ड्यू डिलिजेंस वर्क करेगा, एंड ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड द टू इंपॉर्टेंट साइड्स ऑफ अ ड्यू डिलिजेंस। द फर्स्ट इज अ बाय साइड, सेकंड इज अ सेल साइड। ये आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी सेम रहेगा और ये ड्यू डिलिजेंस में भी सेम रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा और ये डायग्राम पैरेलली मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। अब मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जिसका नाम है जेपी मॉर्गन, जो एक डील में इन्वॉल्व है, एक डील हो रहा है, जेपी मॉर्गन उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। आपकी एक फेवरेट कंपनी इस डील में पैसा रेस करना चाहती है जिसका नाम है सीए मॉन्क। ठीक है। सीए मॉन्क पैसा रेस करना चाहती है और ये मान लीजिए ये आप हो, दिस इज यू, राइट। लड़के लोग, अब कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, लड़के लोग ने तो अपने आप को इमेजिन कर लिया है और लड़कियां अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे मजाक कर रहे हो, ऐसे तुम सीरियसली मत देखो मेरे को। अब मान लो सीएमओ को यहाँ पे जो अमाउंट रेस करना है वो रेस करना है कितना, 100 करोड़ रुपए। मैं 100 करोड़ रुपए रेस करने गया। अब जैसे कि मुझे पैसा रेस करना है तो मैं क्या किया पता है, मैं रोड पे जाके खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा पैसा दे दो, पैसा दे दो। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इफ आई डू दिस मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। दूसरा, मुझे इन्वेस्टर्स भी नहीं मिलेंगे, रोड पे ऐसे इन्वेस्टर्स मिलते हैं क्या? नहीं। तो मैं गया एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के पास और बोला, हे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, प्लीज हेल्प मी, ध्यान से सुनिए, प्लीज हेल्प मी रेज फंड्स, प्लीज हेल्प मी रेज द फंड्स, मेरे को पैसा रेस करने में मदद करिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म बोले ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास कितने रुपए? 100 करोड़ रुपए। यू हैव 100 करोड़ ऑफ रुपीज। क्या करोगे 100 करोड़ आएंगे तो आपके पास, बताइए क्या करोगे? 100 करोड़ आएंगे तो कोई नालायक कह रहा है आप में से शादी करेंगे। बेटा शादी बीदी नहीं करेगा, तू करेगा इन्वेस्ट, राइट। आपके पास कितना है? 100 करोड़। आप गए जेपी मॉर्गन के पास और बोले, हे जेपी मॉर्गन, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प मी invest this money into some good companies where I can make 200x of my money। ऐसा को मैं बढ़ा पाऊं, ऐसे ही मेरे को इन्वेस्टमेंट्स बताना। जेपी मॉर्गन ने बोला, ओके, विल टेल यू सम इन्वेस्टमेंट्स वेयर यू कैन मेक अ ह्यूज लमसम मनी, आप जहां पे अच्छा एक पैसा बना सकते हो। तो जेपी मॉर्गन ने क्या किया, ध्यान से देखिए, राइट। हम दोनों को कनेक्ट करवा दिया, हम दोनों को कनेक्ट करवा दिया। बट जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, बीइंग अ फाउंडर ऑफ अ सीएमओ, मैं किस चीज़ के लिए रेडी था? ध्यान से समझिए। मैं सीएमओ का फाउंडर हूँ, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए रेडी था।
मतलब कि मैं सेल साइड पे बैठा हूं। ध्यान से समझिए, मैं कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए रेडी हूं, मतलब कि सीएमओ इज सिटिंग ऑन अ सेल साइड। आप यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रेडी टू बाय द शेयर्स ऑफ सीएमओ। आप मेरे शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हो, मतलब आप कहां बैठे हो, यू आर सिटिंग ऑन अ बाय साइड। दो साइड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पहला होता है सेल साइड, दूसरा होता है बाय साइड। सेल साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं बेचने के लिए तैयार हूं। बाय साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप खरीदने के लिए तैयार हो। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब मैं आपकी कंपनी आपके पास आया और बोला प्लीज सुनिए ना, लिसन टू मी। आई सेड ओके सर, आई नीड 100 करोड़ ऑफ रुपीज एट द वैल्यूएशन ऑफ 1000 करोड़। मैंने क्या बोला, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए 1000 करोड़ के वैल्यूएशन पे। मैंने आपके पास एक कागज पत्र लेके आया और बोला देखो सर, ये अपना एक वैल्यूएशन रिपोर्ट है, इस वैल्यूएशन के रिपोर्ट के बेसिस पे आप मुझे पैसा दे दो। आप बोलोगे ऐसे कैसे, हाउ कैन आई बिलीव ऑन योर वैल्यूएशन रिपोर्ट, हाउ कैन आई बिलीव ऑन योर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। मैं क्यों बिलीव करूं आपकी रिपोर्ट पे, आप तो इसको फर्जी भी कर सकते हो, आप तो इसमें गड़बड़ भी कर सकते हो। पॉसिबल पॉसिबल, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दिस कैन हैपन। तो बाय साइड वाला बोलेगा अरे बिडू, मैं अपना एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनवाऊंगा, ये देख डिटेल्ड रिपोर्ट बनवाऊंगा, और मैं फिर से एक बंदा हायर करूंगा ड्यू डिलिजेंस के लिए और देखूंगा कि क्या सब सही है कि नहीं। और बाय साइड वाला हमेशा वैल्यूएशन कम जाएगा, सेल साइड वाला बोलेगा बड़ा बड़ा वैल्यूएशन बड़ा। So what is important learning here, which I am trying to give you is कि there can be a due diligence from both the side. One is from buy side, one is from sell side, one is from buy side, one is from a sell side. ध्यान से देखिए, मैं बाय साइड से भी ड्यू डिलिजेंस कर सकता हूं, सेल साइड से भी ड्यू डिलिजेंस कर सकता हूं। मैं कौन हूं, मान लो बिग फोर अभी के लिए ईवाई, तो मैं ईवाई वाला हूं। ईवाई बाय साइड से भी कर सकता है, सेल साइड से भी कर सकता है। अब जिसके साइड से कर रहा है उसके साइड से वो देखेगा, मतलब क्या, जनरली वी से दैट यू सी द लेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुज साइड यू आर डूइंग अ ड्यू डिलिजेंस। सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, लड़के वालों के साइड से बैकग्राउंड चेक कर रहा हूं तो बोलूंगा लड़की में ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। और लड़की वालों के साइड से चेक कर रहा हूं तो बोलूंगा लड़के में ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है। और जब भी मैं जिसके साइड से कर रहा हूं तो बोलूंगा मेरी लड़की अच्छी, और लड़का बोलेगा मेरा लड़का अच्छा। आई बी गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वॉट एवर इज गोना बी हैपनिंग, जब भी ड्यू डिलिजेंस हो रहा है, राइट, सेल साइड वाला कोशिश करेगा कि उसका ड्यू डिलिजेंस में सब बढ़िया बढ़िया दिखे। बाय साइड वाला हमेशा दिखेगा कि भाई जितनी कमियां सब निकाल दे, सब निकाल दे। सेल साइड वाला कोशिश करेगा वैल्यूएशन बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, बाय साइड वाला बोलेगा कि भाई सही वैल्यूएशन दे तब आऊंगा। तो द थिंग्स आर गोना बी चेंजिंग। और इसके साथ साथ जो बीच में जो बैठा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये हमेशा कोशिश करेगा ये चल रहे भाई डील क्लोज करो फटाफट। व्हाई, बिकॉज देयर कमीशन इज ऑलवेज गोना बी बेस्ड ऑन द क्लोजर ऑफ अ डील। कमीशन इनका क्लोजर पे डिपेंड करता है। अगर इक्विटी डील चल रही है, मतलब क्या कि अगर इक्विटी ट्रांसफर होने वाला है, सीएमओ अपना इक्विटी डील देगा, तो जनरली कमीशन परसेंटेजेस आर गोना बी हायर। डेट डील है तो कमीशन परसेंटेज लोअर है। व्हाई, क्योंकि डेट तो बैंक भी दे सकता है, डेट तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो इक्विटी डील में कमीशन ज्यादा हो जाता है, डेट डील में कमीशन परसेंटेज विल बी लोअर। बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। yes. अब मैं डील की प्रोसेस पे लेके जा रहा हूं, डील की प्रोसेस पे लेके जा रहा हूं। एक बेसिक क्लियर हुआ क्या हो रहा है ड्यू डिलिजेंस में, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर बट मेरे को एक चीज अभी तक नहीं समझ में आया। मैं लोग क्या अच्छा क्या हो गया तेरे को, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये ड्यू डिलिजेंस करवाना ही क्यों है। मतलब सर ऑडिट तो कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग स्टैट ऑडिट, स्टैट ऑडिट रिपोर्ट क्या फालतू है फिर। Why are we not using a stat audit report and why do we need to do our due diligence, sir? Interview question. सोचिए, बताइए मुझे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्यों हमें लगता है कि स्टार्ट ऑडिट रिलेवेंट नहीं रहेगा। ध्यान से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बेसिक चीज, जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में काफी बार आप करते हो वाउचिंग वेरिफिकेशन, और आप ये कागज पत्रों पे रिलाय करते हो कि ये देखे कागज पत्रे हैं, ये रेवेन्यू बुक हुआ, ये चीजें हुई है, खत्म। आप वहां पे एनालिटिकल अप्रोच कतई नहीं देते। देते हो क्या, नहीं देते हो सर। डेमो दिखाता हूं एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के थ्रू।
ये एक बायजूस की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है जो कि दी गई है केपीएमजी द्वारा, मैंने नहीं दी है, केपीएमजी ने दी है 11 अगस्त 2020 को। ध्यान से देखिए सर, ये आप ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते बेटा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ऐसे ना देखो मुझे, ये सब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है भैया, है ना। तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है इसलिए आपको दिख रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भैया ऐसा क्या हो रहा है। ये देखो, जब मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज अगर आप देख रहे हो, द एनालिसिस विच इज गोना बी गिवन हियर इज फार मोर बेटर विच इज नेवर गिवन इन ऑडिट। ऐसा ऑडिट में एनालिसिस देखे हो? नहीं देखे। देखो कैसे एनालिसिस किया है लोग ने, थोड़ा सा समझते हैं। ये लोग ने बोला है Q1, Q2, Q3, Q4 फॉर 2018, है ना। ये ईयर समझिए ध्यान से कैसे रीड कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझो। क्वार्टर देन ईयर, क्वार्टर देन ईयर, क्वार्टर देन ईयर, है ना, इस तरीके से इसको थोड़ा सा रीड करना है। तो ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो यहां पे, इफ यू कुड सी, ये क्वार्टर और ईयर की है, क्वार्टर और ईयर की है, मतलब क्या, सबसे पहले मैं तो क्वार्टरली कंपैरिजन कर रहा हूं, यस। सेकेंड जो कंपैरिजन में देख रहा हूं ये एक साल का नहीं है राजा, एक, दो, तीन, पहला क्वार्टर। मतलब क्या, जो ड्यू डिलिजेंस होता है विच इज जनरली गोना बी फॉर 3 to 5 years, ध्यान रखिएगा। ड्यू डिलिजेंस जब भी मैं करूंगा वो 3 से 5 साल का होगा। मेरे अगर मैं कोई ऑडिट रिपोर्ट खोलता हूं, ये मान लो एक एमआरएफ का एनुअल रिपोर्ट है मेरे पास, ये एनुअल रिपोर्ट है, ये तो सिर्फ एक साल का है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बट जब भी अगर मैं ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देखता हूं, अगर मैं इधर आ जाऊं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है। Our due diligence procedure were performed on the standalone financials of Think and Learn Private Limited, जो कि बाइजू है, for the financial year ended 31st March 2018, 2019, 2020 and first quarter of this। कितने साल का है? मोर देन 1 ईयर, पहली चीज। दूसरा चीज, यहां पे एनालिटिकल अप्रोच की बात हो रही है। तीसरी चीज अगर आप यहां पे देखोगे, जो मैं एनालिसिस करता हूं, सबसे बढ़िया जो एक बेसिक एनालिसिस जो हमको देखना होता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है कंपनी का। मतलब क्या, मैं एक कंपेरेबल EBITDA के बेसिस पे एक बढ़िया सा कंपैरिजन करता हूं। मैंने, अगर आप पीएनएल देखो, एनुअल रिपोर्ट देखो, इस पीएनएल को देख के आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई ये धंधे में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये एनालिसिस के लिए सही नहीं है, ये ऑडिट में मिलता है। बट अगर यही चीज मैं ड्यू डिलिजेंस में बात करूं, तो ड्यू डिलिजेंस में आप देखो कि किस तरीके से एनालिसिस मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कंट्रीब्यूशन लेवल कितना है, एबिडा कितना है, राइट, पैट कितना है, हर एक चीज का कंपैरिजन और हर एक चीज का एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपको कि रेवेन्यू इतना इतना था। जैसे कि एक छोटा सा मैंने ये दिखाया था आपको, ये देखो इस लेवल का आपको एनालिसिस मिल रहा है। इसके साथ साथ जब मैं बात कर रहा हूं ऑडिट रिपोर्ट की, तो यहां पे कभी मेरे को बताया नहीं जाता कि वर्किंग कैपिटल का क्या हाल है, व्हाट इज गोना बी हैपनिंग इन अ वर्किंग कैपिटल, बिजनेस ग्रोथ में क्या होने वाला है, ये सब चीजों की बात नहीं हो रही है। जबकि ये बात हो रही है कहां पे, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में, ये बात हो रही है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जिसको मैं पैरेलली और समझाना चाहूंगा, बट उसके पहले इसको लिख लेते हैं। अगर आपके पास नोट्स होगा तो मेरे नोट्स के पेज नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, डिफरेंस बिटवीन एन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एफडीडी एंड ड्यू डिलिजेंस? इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई ड्यू डिलिजेंस क्यों कर रहा है जब ऑडिट तो हो ही रहा है, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलिजेंस का। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कहीं कॉपी पे लिख लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिएगा प्लीज, बट रिक्वेस्ट यू टू हैव अ प्रॉपर नोट्स, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ड्यू डिलिजेंस का लिखो, एनालिसिस ऑफ, मैं भी लिखता हूं आपके साथ साथ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ perspective on business। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस, ये होता है ड्यू डिलिजेंस का एम। जबकि ऑडिट का एम होता है क्या, अश्योरेंस ऑन
हिस्टोरिक फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ड्यू डिलीजेंस में ड्यू डिलीजेंस का स्कोप क्या होता है, लिखो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वाइडर बिजनेस एरियाज एंड ट्रेंड्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वाइडर बिजनेस एरियाज एंड ट्रेंड्स। एक और चीज मैं बता दूं, जब भी ड्यू डिलीजेंस का इंटरव्यू होगा, ऑलवेज देयर इज गोना बी अ केस स्टडी राउंड। हर एक बिग फोर्स, हर एक बिग सिक्स फर्म्स एक केस स्टडी राउंड कंडक्ट करेंगे। हमारा सेपरेट सेक्शन इज गोना बी कवर्ड इन दी मास्टर क्लास फॉर अ केस स्टडीज। तो जब भी आप मास्टर क्लास देखोगे, रिक्वेस्ट भी, अगर आप डेमो लेक्चर देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, बट अगर आप मास्टर क्लास लोगे तो वहां पे हर एक जो हमारे केस स्टडीज राउंड होते हैं बिग फोर्स में, राइट, उस लेवल की केस स्टडीज हम क्रैक करेंगे, विल प्रैक्टिस इट आउट सो दैट यू आर एबल टू क्लियर इट। तो वहां पे एक जो एरिया होता है, वहां पे आपका होता है ट्रेंड एनालिसिस। मतलब क्या, आपको एक डेटा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे बोला जाएगा कि आप इसको ऐसे एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, ट्रेंड फॉर्मेट में इसको बना के दिखाइए, राइट, विच इज गोना बी देयर, जहां पे आपको चार्ट्स, बार ग्राफ्स, पिवट टेबल, बेसिक एक्सेल इज गोना बी टेस्टेड, जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, डोंट वरी। इसके साथ साथ यहाँ पे फोकस क्या होगा ऑडिट का? ऑडिट का फोकस होता है, लिखेंगे, ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम अप्रोच कौन सा यूज करते हैं जब भी हम एफडीडी कर रहे हैं? इज एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच रहेगा। ऑडिट में हमारा अप्रोच क्या होता है? सिंपल, हमारा अप्रोच होता है एग्जामिनेशन करना है हमको। उसके अलावा हमारा डॉक्यूमेंटेशन, नो डॉक्यूमेंटेशन नो वर्क डन, ये सब तुम्हारी परिभाषाएं चलती है ऑडिट में, अयो जी यहां नहीं चलेगा। यहां तो भैया एनालिटिकल अप्रोच चाहिए हमें, तो दैट इज देयर। यहां पे आप ऑडिट में करते हो कंट्रोल टेस्टिंग एंड कंफर्मेशन चाहिए आपके, ऐसे 505 याद है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट। एक और चीज मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, मैं पैरेलली थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट आपको दिखाते चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, ये केपीएमजी का जो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है, आहा, very good, you should try to read this due diligence report, trust me, it is going to be giving you the level of confidence which is there, and जब भी आप ये पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी बार बोला गया है कि, अभी मैंने हाईलाइट किया है कि नहीं किया मेरे को नहीं पता, नहीं, देखो क्या बोलता है, एनी फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म्ड सब्सिक्वेंट टू द सबमिशन ऑफ अ ड्राफ्ट रिपोर्ट, फैक्चुअल एक्यूरेसी, ब्ला 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 दिया हुआ है। एक और चीज जो मैं आपको ध्यान रखना चाहता हूं, फोकस ऑन एनालिसिस नॉट ऑन बेयर वेरिफिकेशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इंपैक्ट्स द डील इज रिलेवेंट एंड मटेरियल इन ड्यू डिलिजेंस। ये चीज ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं पे। कोई भी चीज जो मेरे लिए आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या ये ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बनेगा, तो तुम बोल सकते हो सर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इंपैक्ट्स द डील इज रिलेवेंट एंड मटेरियल इज गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, एसएस। अब कैसे होगा? ये जनरली चलता है एज पर एंगेजमेंट एंड टिपिकली बाइंडेड बाय एनडीए एग्रीमेंट। ठीक है, वेयर एज ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट तो हमें पता है इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर लॉ स्लैश रेगुलेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्टिंग और डिलीवरेबल क्या रहेगा? अभी जैसे हमने डिलीवरेबल देखा था, एफडीडी का वो रिपोर्ट था, तो क्या होगा, लिखो, इशू बेस्ड रिपोर्ट।
ऑन नॉर्मलाइज्ड बिजनेस परफॉर्मेंस। में से कुछ चीजें हो सकती है जो आपको अभी नहीं समझेगी कि नॉर्मलाइज बिजनेस क्यों कह रहे हैं। ये आपको एक दो लेक्चर जब आप आगे देखोगे आपको समझ में आएगा ये नॉर्मलाइज बिजनेस का फंडा क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको हम लोग, ठीक है। एंड एनी डील इम्पैक्टिंग आइटम्स, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, सैंपल ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ये ग्रैंड थॉर्नटन वाली रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ ये लोग ने कैसे एफडीडी के रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट किया है। लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट एंड लेट मी जस्ट शो इट टू यू फॉर अ सेकेंड। मेरा पेज नंबर क्या था भाई? 27। अरे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब जैसे देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हमने ऑब्जर्वेशन दिए कि क्या ऑब्जर्वेशन था मेरा और क्या रिकमेंडेशन था। तो मैंने बोला कि ड्यूरिंग द कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड एलजीओस इट वाज नोटिस दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एसेट्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। मैंने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया और इसमें क्या रिकमेंडेशन हो सकता है वो सब मैंने बताया। तो जब भी आप ये भी एक रिपोर्ट रीड करेंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि भाई इस तरीके से हम इश्यूज को आइडेंटिफाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ये डील हुआ तो ये दिक्कत आएगा। ऑडिट में क्या होगा देखो, ऑडिट में हमारा एंड गोल क्या होता है सभी को पता है, क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू हमको देना होता है ऑडिट रिपोर्ट पे। एक हमारा मेजर डिफरेंस हो गया बिटवीन ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स दे आर गोना बी आस्किंग दिस क्वेश्चन इन योर इंटरव्यूज एज वेल। अब सर नेक्स्ट पे मूव करता हूं मैं, एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये ड्यू डिलिजेंस कैसे प्रोसेस में आएगा एंड हाउ डज अ टिपिकल प्रोसेस फॉर अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आल्सो वर्क्स, राइट। आप अगर पैरेलली नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो पेज नंबर आई थिंक इसमें थोड़ा सा मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लैंक स्पेस, ठीक है, नोट्स में। चलो, तो सबसे पहले मैंने एक साइड बताया, बाई साइड सेल साइड, राइट। मैं कौन हूं? मैं अपनी कंपनी के शेयर बेच रहा हूं, मैं सेल साइड पे बैठा हुआ हूं, मेरे को पैसा चाहिए, आपके पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ। अब एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म कैसे वर्क करता है, बट उसके पहले एक और चीज मैं बता देता हूं। जो जब भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास ज्यादातर जो बाय साइड वाले लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं, राइट, ये फिक्स रहते हैं। मतलब क्या? एक सेकंड के लिए समझ लो, ये सोनी टीवी है, ये शार्क्स है, राइट, और ये मैं पिचर हूं, मैं पिच करने आया। तो पिचर तो चेंज होता रहेगा, सोनी टीवी सेम है और शार्क्स भी सेम है, राइट। तो जनरली क्या होता है कि ये जो जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, राइट, बीएनवाई मेनन हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ये सब क्या है? ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, राइट। ये हमेशा जो बाय साइड वाले लोग होते हैं ना, उनके पास बार बार जाके उनको तंग नहीं कर सकते, और बार बार रतन टाटा जी को नहीं बोल सकते सर एक कंपनी आई है इसका आप ये देख लो, एक ये आया है उसका ये देख लो। बोलेगा पागल हो गया क्या? डोंट डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन, आई एम बिजी पर्सन मैन, बोलेगा ये। हाँ। तो क्या होता है, जनरली कुछ लेवल तक के जो ट्रांजेक्शन चीजें होती हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स ही समझ लेती हैं। वो कैसे होता है समझते हैं सबसे पहले। अब हुआ क्या था, राइट, जैसे कि अब मुझे पैसा रेस करना था तो मेरे को है ना काफी सारे लोगों ने रीच आउट किया ऑन लिंक्डइन, राइट। मैं आपको कल स्क्रीनशॉट्स और मेल भी दिखाऊंगा कि मेरे को कैसे रीच आउट किया है एंड हाउ द कंपनीज हैव स्टार्टेड रीचिंग अस आउट, राइट। मैं आपको पूरे बाकायदा एक पूरा प्रोसेस के ट्रेल के साथ दिखाऊंगा कैसे हुआ था। तो बीडीए ने हमको रीच आउट किया, बीडीएस बिजनेस डेवलपमेंट टीम हमको रीच आउट की सेइंग दैट कि सर सीएमओ को पैसे का जरूरत है। हम बोले हाँ यार, हमको एक फाइनेंस अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म बनना है जहाँ पे हम एंड टू एंड हर वो कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके विच इज नीडेड फॉर अ फाइनेंस। हमने बोला बढ़िया। तो एक बीडी टीम हमको रीच आउट की, एक इनिशियल मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, उनने हमारी रिक्वायरमेंट समझी, हमने समझा कि क्या चाहिए आपको, राइट। तो वो बेसिक डिस्कशन हुआ। उसके साथ साथ व्हेन द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ट्राई टू कन्विंस अस सेइंग दैट कि सर आप हमारे से थ्रू ही फंड रेस करिएगा या पैसा रेस करिएगा, बिकॉज हमारे पास काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो इस एडटेक स्पेस में रेडी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
हम बोले यार बड़ा बढ़िया है, चलो यार सही है, खुशी हुआ। इसके साथ साथ थोड़ा बेसिक डिस्कशन हुआ कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सर वैल्यूएशन को लेके, राइट, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द टाइमलाइन अंडर विच यू नीड अ फंड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितना फंड चाहिए और किस ड्यूरेशन में चाहिए, कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, हर वो चीज़ आपको पिच डेक बनाना पड़ता है, राइट। तो व्हेन यू गोना बी प्रिपेयरिंग अ पिच डेक यू नीड टू शोकेस एवरीथिंग कि मार्केट कितना बड़ा है, आप कितना परसेंट एक्वायर करोगे, कैसे एक्वायर करोगे, फंड्स को कहाँ यूज करोगे, राइट। तो दैट इज गोना बी देयर। एक बेसिक पिच चला। उसके बाद उन्होंने एक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट लिस्ट हमको शेयर कर दी। हमको उन्होंने बोला कि सर आपको पैसा चाहिए, हम बोला हाँ, हम आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करवाएंगे, बट बिफोर दैट वी वांट अ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू वेयर वी वांट यू टू गिव अस ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आप हमें ये सब इंफॉर्मेशन दीजिए और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टर्स को जाके बोलेंगे कि एक कंपनी है सीमोंग करके, विद दोज आर इन नीड ऑफ अ फंड। तो क्या लिस्ट दी थी उन्होंने, एक पूरा हमको एक ओवरव्यू देते हैं। जनरली दिस डिटेल लिस्ट इज गोना बी शेयर्ड, राइट, जहां पे एक बेसिक कंपनी ओवरव्यू हमको मांगा जाता है कि आपका बिजनेस ओवरव्यू दीजिए, प्रोडक्ट मैट्रिक्स दीजिए, क्या क्या आप करते हैं। अगर प्रोडक्शन बेस्ड है तो आपको प्रोडक्शन डिटेल देना पड़ेगा। इफ यू अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो यू नीड टू गिव अ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देना पड़ेगा, क्या है कैसे था, राइट। की रिलेशनशिप्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप्स क्या है, राइट। फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री ओवरव्यू देना पड़ेगा कि आपका इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें करते हैं आप लोग। फिर इसके साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए आपको एक बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान, फिर केपेक्स प्लान कितना है आपका, फ्यूचर केपेक्स प्लान क्या है वो भी दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, ऑर्डर बुक देना पड़ेगा कि आपका कितने रेवेन्यू है, फ्यूचर में ऑर्डर कितने हैं, आपने कितने एडवांस लेकर रखे, पूरा एक इन शॉर्ट डिटेल। इसके साथ साथ शॉर्ट एनालिसिस, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हु ऑल आर द मेजर कॉम्पिटिटर्स, वो आपको देना पड़ेगा। हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मेरा पास्ट में कैसा था, प्लस इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो जब मैं ये सब चीजें दे रहा हूं तो जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आप गोना बी प्योरली बेस्ड ऑन योर बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी लर्न इन आवर फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास व्हिच इज अगेन प्रिपेयर्ड बाय मी। अगर आपको चाहिए तो उसका भी आप डेमो लेक्चर देख सकते हो। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन हिस्ट्री वी ट्राई टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्रोजेक्शन रिपोर्ट एंड व्हिच इज गोना बी हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे वर्क करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जब मैं ये चीजें होती है तो मैं उनको साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और एक फाइनेंशियल मॉडल दे देता हूँ। अभी किस तरीके से दिखता है एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जस्ट ड्राफ्ट आई एम गोना बी शोइंग इट टू यू, राइट, एंड डेफिनेटली दिस फाइल्स आर गोना बी शेयर्ड विद यू इन द कोर्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू रख लेना। तो एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक बनाया गया है बाय वन ऑफ द कंपनी। जो भी मेरी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी गई थी वो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। तो एक बेसिक ओवरव्यू कि कंपनी ने ये किया है, इतना ग्रोथ है, इतना ये है, ऑल द बेसिक स्टफ विच इज गोना बी देयर विच इज नीडेड बाय द कंपनी। जैसे कंपनी ओवरव्यू में बिजनेस ओवरव्यू बताया, फिर हमारा विजन क्या है, हमने कैसे ग्रो किया है, क्या ग्रो किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये पूरा जो भी ज्ञान है वो सब हमने एकदम बढ़िया सा रिपोर्ट में बना के उसको दे दिया, ठीक है। ये पूरा रिपोर्ट में दे दिया। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहता हूँ जहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस मिलेगा जो कि एक नंबर रिलेटेड है, राइट। जैसे आप देखो हिस्टोरिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि मेरे पास में कैसा था, इसके साथ साथ द फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, जैसे हिस्टोरिकल मतलब एक्चुअल्स और ये एस्टिमेटेड मतलब जो हमने प्रोजेक्शन किए हैं कि दिस इज गोना बी आर प्रोजेक्टेड नंबर्स फॉर अ कंपनी। जनरली देखो क्या होता है कि हमें हिस्ट्री अच्छा लगा इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा एंड ग्रोथ अच्छी रहेगी एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी, राइट। तो ऑफकोर्स देखो अब इफ यू सी दिस नंबर्स 2.99 से सीधा 8.04 कैसे हो गया, आपका एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप होना चाहिए बेटा। आप ड्यू डिलिजेंस वाले आदमी हो, आपका तुरंत नंबर देखे एनालिटिकल माइंडसेट एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ड्यू डिलिजेंस में अगर आपको जाना है तो यू नीड टू रिमेंबर द नंबर्स। आई एम टेलिंग यू दिस। अगर जब मैं फाइल्स ओपन करूंगा काफी सारे आपको होमवर्क्स और असाइनमेंट्स भी हम जब करेंगे तो हाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे एनालिटिकल बहुत जरूरी है। आपको नंबर्स देखते समझ में आना चाहिए कि यार ये कितना हो रहा है, 4x हो रहा है एकदम से रेवेन्यू, राइट, 3.5x एकदम से रेवेन्यू कैसे हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ईयर भी बढ़ रहा है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्यों, तो ऐसे आपको समझना चाहिए, एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी देयर। तो जब आप एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो इस तरीके से एक पूरा बना के देना पड़ता है कि भाई देखो कैसे ग्रोथ होगा क्या होगा, तो दैट इज गोना बी देयर। इस तरीके एक फाइनेंशियल मॉडल आपको पूरा बना के देना पड़ेगा। आफ्टर दैट इज डन, राइट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर था वो अब बायर के पास रीच आउट करेगा और बताएगा कि देखो सर एक कंपनी है दोस्त हु इज डूइंग रियली ग्रेट इन एडटेक सेक्टर, दोस्त हु वाज लुकिंग फॉर अ फंड्स, सर उसकी मैंने सब बेसिक चीजें चेक की है, मुझे ठीक लग रहा है। तो इन्वेस्टर पता है क्या बोलता है, इन्वेस्टर बाकी लोग को बोलता है कि देखो भाई इन्वेस्टर को पैसा डालना है बट सिर्फ जीतने वाले गधे के ऊपर, ठीक है। तो वही है, राइट, घोड़े के ऊपर नॉट गधे के ऊपर, राइट। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, एवरी इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट बट दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी जहां पे पैसा मिल रहा है, तो दैट इज देयर। उसके बाद मैनेजमेंट एक टीम को बुलाएगा, मतलब क्या हमें बुलाएगा, फॉर एग्जांपल रतन टाटा सर,
राइट, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा सर, JP मॉर्गन एंड CA मॉन्क, इन सबका मीटिंग हो रहा है। तो अब रतन टाटा सर ने कुछ बेसिक क्वेरीज पूछी, राइट, एक सम एडिशनल क्वेरीज हुआ जो कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में या फाइनेंशियल मॉडल से उनको जो चीज़ नहीं समझ में आई वो उन्होंने पूछा कि यार शुभम कि तुमने जो ट्रेनिंग वर्कशॉप चालू किया था या FDD का कोर्स बेचा था, इससे तो अच्छा एक रेवेन्यू बिल्ड हुआ, क्या तुम आगे ऐसे और कोर्स बिल्ड करोगे? बोला हाँ सर। ऐसे कुछ एडिशनल चीजें उन्होंने पूछ ली जो उसमें कवर नहीं थी, कुछ प्रोजेक्शन रिलेटेड, कुछ टीम रिलेटेड, कुछ स्ट्रेटेजी रिलेटेड, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। वंस दैट इज डन, एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम काफी बार लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं। तो अब एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन हो गई, जहां पे रतन टाटा सर ने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन कर दी और एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया। बट सवाल ये है कि टर्म शीट क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी इंटरव्यू में। तो टर्म शीट का मतलब है एक बेसिक ड्राफ्ट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर गोना बी लेड डाउन इन द डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है ध्यान से पढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। A term sheet is an investment in investment banking is a document that outlines the key terms and conditions of a financial transaction such as investment, merger, acquisition, and it serves as a preliminary agreement between the parties, includes a deal like valuation, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ अ डील कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहेगा, गवर्नेंस कैसे रहेगा, कौन चलाएगा बिजनेस को, एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशंस। जो एक बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए वो हमने डाल दी। बट यहां पे अगर आपने देखा होगा ये नॉन बाइंडिंग टर्म शीट है। क्यों नॉन बाइंडिंग बताए? क्योंकि मैंने इस कंपनी को तो अभी समझा ही नहीं है। मैंने बोला कि ये कंपनी में ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, आप ले लो। मैंने बोला, मैंने अभी तक के कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था, राइट। तूने तो चेक नहीं किया ना, रतन टाटा सर ने तो अपनी टीम को नहीं भेजा चेक करने के लिए सही है कि गलत है, राइट। तो इसलिए नॉन बाइंडिंग है पहली चीज। दूसरी चीज, टर्म शीट क्यों साइन करवा रहे हो? तो फिर टर्म शीट इसलिए साइन करवा रहे ताकि एक भरोसा रहे कि कल जाके रतन टाटा सर ने बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बोला मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं तो देख रहा था कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्टेबल हो या नहीं, मेरे को वैल्यूएशन बढ़ाना था या मेरे को मार्केट में हवा करनी थी। तो इसीलिए एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट क्यों साइन होती है? सबसे पहला एक बेसिक ग्राउंड सेट हो जाए निगोसिएशन के लिए, दैट इज देयर, है ना। दूसरा एक क्लैरिटी मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा निगोसिएशन के लिए कि किस तरह से जाना है। पार्ट में नॉन बाइंडिंग इसलिए कि कल जाके पता पड़ा कि भैया इसने पूरे पाप भरे हुए, इसका इबिड्डा ही गलत था, मैंने इबिड्डा का 10x मल्टीपल कर दिया, ये तो गलत ही था, राइट। So that is something which is going to be needed when I'm going to be valuing it. और इसके साथ साथ एक कॉस्ट एंड टाइम इफिशिएंसी, मतलब क्या? सेव्स ऑन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। जब हम ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो काफी टाइम अपना कॉस्टिंग वगैरह बच जाता है, पैसा बच जाता है ना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहा तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। काफी बार क्या होता है कि जब एग्रीमेंट होता है तब समझ में आता है कि ये तो भाई पहले डिस्कस हुआ ही नहीं था, इसलिए पहले सब चीजें सॉर्ट आउट कर लो। और अगर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट, एक वो सब रहा तो एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे चीजें होने वाली है। अब इसके बाद जो आपका एक असली स्टेप आएगा वो आएगा ड्यू डिलिजेंस। यहां पे ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ड्यू डिलिजेंस करवाना है, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कौन से करवाना है वो आप देख लो, राइट। तो दैट इज गोना बी देयर। सर अगर मेरे को सीएमओ पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि मैं ड्यू डिलिजेंस ना कराऊं तो चलेगा? चलेगा, तुम्हारे ऊपर है भैया, मैंडेटरी है क्या? नहीं है, ऑडिट थोड़ी है यार ये। अब एक और चीज बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू है 100 करोड़, ठीक है। इसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं ले रहा हूं अभी के लिए 30 करोड़ के, ग्रॉस प्रॉफिट इसका आया 70 करोड़, ठीक है। इसमें इसके पेरोल कॉस्ट है इसका 30 करोड़, अदर एक्सपेंसेस जो इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग नेचर के हैं वो 10 करोड़, बचा इसका प्रॉफिट 30 करोड़, जिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एबिटा, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिटा आया 30 करोड़ का, ठीक है। वैल्यूएशन कंपनी ने बोला, अभी के लिए जस्ट मान लेते हैं, कंपनी ने बोला कि 10x मल्टीपल पे हम वैल्यूएशन करेंगे, तो दिस गोना बी 10x मल्टीपल ऑफ एबिटा व्हिच इज नथिंग बट 300 करोड़ इसका वैल्यूएशन हो गया। ऑडिट में एक मोटा मोटी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हाँ भाई ये कागज पत्र है, जो बेसिक चीज है वो सही है। अब मैंने एज ए इन्वेस्टर, मैंने एज अ फाउंडर ऑफ अ सीएमओ देखा, अरे भाई कंपनी का 300 करोड़ का वैल्यूएशन हो रहा है, 30 करोड़ पे ये लोग ने 10x मल्टीपल लगाया।
तो मुझे पता था कि ऐसे ही होने वाला है नेक्स्ट राउंड में भी। जब मैं देखा भाई ये तो पूरा ऐसा चल रहा है, मेरे को दिमाग में आ गया, तो व्हाट आई डिड कि मेरा जो सीएफओ था, राइट, सीएफओ था, उसको मैं देता था सैलरी 5 करोड़ की। सीएफओ था मेरा, 5 करोड़ की सैलरी देता था, तो मैंने इसको क्या किया, चल हट, निकाल दिया सीएफओ को। मैंने बोला सीएफओ को निकल जा, और मेरा जो पेरोल कॉस्ट था वो हो गया 25 करोड़, मेरा इबिडा जो था वो हो गया 35 करोड़, वैल्यूएशन मैंने कर दिया 350 करोड़। नंबर्स अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो 350 करोड़ वैल्यूएशन, 50 करोड़ का वैल्यूएशन बढ़ गया एक सीएफओ को निकालने से। क्या एक नॉर्मल बिजनेस में ये अलाउड है? मतलब क्या मैं कर तो सकता हूं, बट क्या ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है? नहीं, मैंने अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए एक सीएफओ को निकाल दिया। तो जब आप ड्यू डिलिजेंस करते हो तो इस जो पेरोल कॉस्ट मैंने 25 करोड़ पे लेके आया था, मैं एक एडजस्टेड एबिडा निकालूंगा, कंपैरेबल एबिडा निकालूंगा, और बोलूंगा कि देख ये गलत है, इसको नॉर्मलाइज करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसलिए आपने एक जब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइज इन्होंने एबिडा निकाला था, जहां पे वो बोल रहे थे कि देखो भाई कंपैरेबल एबिडा होना चाहिए, राइट। आपको दिखाता हूं तो कि आपको एक थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर हो। जब हम इसको और प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब आपको और मजा आएगा। देखो देखो क्या हो गया, एक कंपैरेबल इबिड्डा। यहाँ पे जो इबिड्डा था वो अलग था, यहाँ पे जो इबिड्डा है वो अलग है। आप समझ रहे, आप समझ रहे क्यों? क्योंकि हमको एक कंपैरेबल इबिड्डा चाहिए, एक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग में कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो हमको समझना है कंपनी से, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में डालो, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस प्रॉफिट। पुट इट इन योर हेड बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। अब ड्यू डिलिजेंस कहां पे इंटरव्यू हुआ आपको समझ में आया? पहले धंधा समझा, ये सब चीजें सीखा, तेरे तेरे से पूरी डिटेल्स ले लिया। वंस दैट इज डन, मैंने बोला चल भाई तू ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट कर। अब ड्यू डिलिजेंस होने के बाद काफी बार है ना, तहक जहक काफी सारी चीजें पता पड़ेगी, काफी सारे एडजस्टमेंट्स पता पड़ेंगे, और हर एक चीज का इंपैक्ट होगा वैल्यूएशन पे। एक बार ड्यू डिलिजेंस के नंबर्स फ्रीज हो गए तो वैल्यूएशन फिर स्टार्ट हो जाएगा कि भैया सर इतना वैल्यूएशन है, ठीक है, दैट इज दैट। अब इसके साथ साथ जब हम ये ड्यू डिलिजेंस की बात कर रहे हैं, एबिडा की बात कर रहे हैं, राइट, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दूंगा, एक बहुत बढ़िया सा होमवर्क दूंगा मैं आपको। पता है क्या होमवर्क दूंगा? होमवर्क ये है कि व्हाट आई डू, मैं आपको एक एक्सेल वर्किंग फाइल शेयर करूंगा विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट यू टू डू दैट एक्सेल फाइल। अब उसमें क्या करना है मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है उस एक्सेल फाइल में, उस एक्सेल फाइल में आपको उस एक्सेल फाइल में यू जस्ट नीड टू लेट मी नो फ्यू थिंग्स विच इज देयर। एक सेकंड मेरे को जस्ट स्क्रीन चेंज करने दो। एक्सेल है ना, एक सेकंड दीजिए बस, मैं इस फाइल को ओपन ही कर लेता हूँ। ये फाइल आपको डे 1 लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। यस, इस तरीके से आपको एक एक्सेल फाइल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। मैं इस एक्सेल फाइल को थोड़ा सा मूव इन करता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। आपको एक कंपनी का मैंने पीएनएल दिया हुआ है। मान लो ये कंपनी है मॉन्गन कंपनी, राइट, ये मेरी ही कंपनी है, उसका आपको एक पीएनएल दिया गया है, जहाँ पे मैंने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम, पेरोल एंड अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक अदर एक्सपेंसेस दिए हैं। सबसे पहले आपको क्लाइंट के पास भेजा गया ये, और ये एडटेक बिजनेस है, मेरा कंपनी है, मान लो सीएम होंगे। आपको कौन कौन सी डिटेल क्लाइंट को पूछनी पड़ेगी जब आप ड्यू डिलिजेंस के लिए चले जा रहे हैं, आपको ये मेरे को बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सेकंड, यू नीड टू कैलकुलेट द इबिडा ऑफ अबव कंपनी। इस कंपनी का आपको इबिडा कैलकुलेट करके दिखाना है मेरे को। कल मैं जब क्लास मिलूंगा तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर, बट आपको कैलकुलेट करके रखना है कि इसका इबिडा निकालना है, और इससे कुछ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस आपको करके लेके आना है, ठीक है। 3 चीज आपको करनी है। सबसे पहला उसका इंटरप्रिटेशन, दूसरा कि इबिडा निकालना है, और तीसरा क्या क्या आप डिटेल्स मांगोगे क्लाइंट से व्हेन यू आर गोना बी गोइंग फॉर अ ड्यू डिलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आप समझ जाना कि भैया आप ड्यू डिलिजेंस के लिए बने हो। कल हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 8th स्टेप क्या हो गया था, हमने ड्यू डिलिजेंस किया। उसके बाद सवाल ये आता है, राइट, अब हम लोग फिर से इन्वेस्टर्स के साथ बैठेंगे, पूरा डिस्कशन होगा, क्या वैल्यूएशन होगा, क्या होगा, कैसी चीज होगी, सब बेसिक चीजें डिस्कशन होगी, और इसके साथ साथ हमारा एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन हो जाएगा कि भाई चलो अब एक टर्म शीट साइन कर लेते हैं जिसपे हम दोनों बाइंड रहेंगे। तूने ये बोला, मैंने ये बोला, अब ये चीजें हमको करनी पड़ेगी, दैट इज गोना बी देयर।
आफ्टर दैट इज डन, कौन कौन सी चीजें होगी जो एक बाइंडिंग टर्म शीट में होनी चाहिए, और थिंग्स नीड टू बी डिस्कस बिफोर साइनिंग अ टर्म शीट। मतलब क्या, अब दोनों एक दूसरे पे हो गए भैया कि भाई देखो अब हम दोनों का विवाह हो रहा है, हम आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब हम लोग को कौन सी चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ट्रांजेक्शन कैसे होगा, राइट, ट्रांजेक्शन बेनिफिशियल है भी कि नहीं भी, राइट, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया शिवम सर को इस सीएमओ को छोड़ के नहीं जाना है 5 साल तक के, ये भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा आपका जो इंटीग्रेशन प्लान है वो भी आपको होना चाहिए, राइट। तो हर एक चीज जो भी आपका होगा वो हर एक चीज प्योरली और प्यारे तरीके से डिस्कस कर लेनी चाहिए जब ये बाइंडिंग टर्म शीट साइन हो रही है। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, डेफिनेटली आप पढ़ लेना। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, नोट्स में मिल जाएगा, एफडीडी के नोट्स में, राइट। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे वाई बाइंडिंग टर्म शीट, राइट, थिंग्स नीड टू बी डिस्कस बिफोर बाइंडिंग टर्म शीट, ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, आप पढ़ लेना इसको। अब इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ड्यू डिलिजेंस कौन कौन से केसेस में हम लोग करते हैं जनरली। ट्रांजैक्शन ड्यू डिलिजेंस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कौन कौन से केसेस में होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है व्हेन यू गोना बी सेटिंग फॉर इंटरव्यू। सबसे पहला है, जब भी कोई कंपनी का मर्जर हो रहा है, दो कंपनी जब मर्ज हो रही है तो ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस वैल्यू पे मर्ज होना, क्या कौन सी वोडाफोन आइडिया मर्जर हो रहा है, देखिएगा भाई सही हो रहा है कि नहीं, या कोई किसी को एक्वायर कर रहा है तो ऑफकोर्स ये एक बार ड्यू डिलिजेंस होगा। इसके अलावा कोई डाइवेस्टमेंट हो रहा है फॉर फुल बिजनेस बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो तब भी एक बार ड्यू डिलिजेंस होगा। इसके अलावा अगर कोई बड़ी एंटिटी से कोई छोटी एंटिटी अलग हो रहा है, मान लो एक रिलायंस की एक एंटिटी है, वहां से कोई छोटी एंटिटी अलग होकर जा रही है, तो अगर कोई कार्व आउट हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कार्व आउट्स, इस पे मैं क्वेश्चन लूंगा आगे कि व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हेन द कार्व आउट इज डन इन अ ड्यू डिलिजेंस। तो अगर कार्व आउट हो रहा है तो मेरे को कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो देखना है, बट यस कार्व आउट हो रहा है तब मेरे को फिर से ड्यू डिलिजेंस रखना है। कोई इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, कोई रेजिंग ऑफ कैपिटल हो रहा है, कोई रेजिंग ऑफ फंड्स हो रहा है, कोई डेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऑफकोर्स मेरे को एक ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहिए। तो एक बेसिक चीजें इंटरव्यू पूछेगा कि कब कब ड्यू डिलिजेंस होगा, राइट, जस्ट दैट। एक बार टर्म शीट साइन हो गई, टर्म शीट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक शेयर परचेस अरेंजमेंट, राइट, कि ठीक है भाई रतन टाटा जी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एक बेसिक ट्रांजैक्शन डिटेल हो गया। वंस दिस इज डन, हम लोग के बीच में आपस में एग्रीमेंट, कागज पत्रों के बीच में डॉक्यूमेंट साइनिंग हो जाएगा। एक बार ये चीज हो गया तो फिर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और मेरे पास पैसा होगा, पैसा पैसा होगा, राइट। ये एक बेसिक चीजें हैं विच इज गोना बी देयर, विच यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेनेवर द ट्रांजैक्शन इज गोना बी हैपनिंग, ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू था ड्यू डिलिजेंस का। जस्ट टू समराइज, अभी तक के हमने क्या सीखा और क्या समझा, राइट। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ ड्यू डिलिजेंस, देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड व्हाट आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस। वी हैव सीन सम ऑफ द बेसिक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, जिसको हम और डिटेल में रीड करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक केस स्टडी भी आपको होमवर्क दिया है, व्हिच यू नीड टू कंप्लीट इट आउट। देन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ड्यू डिलिजेंस। जहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने सीएफओ को निकाला और बोला चल निकल रे, वैल्यूएशन बड़ा 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 बड़ा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो दैट्स व्हाई हमको एक नॉर्मलाइज बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लेके आना है, वो चीजें हम समझेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको जो केपीएमजी का ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है वो भी आपको रीड करने के लिए बोला है, तो रिक्वेस्ट यू टू आल्सो रीड इट आउट, राइट। तो गाइस दैट वाज आवर लेक्चर नंबर 1, राइट, रिगार्डिंग अ ड्यू डिलिजेंस। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, कुछ अच्छा लिख के जाइए, दैट इज 1। सेकंड, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, बिकॉज वी आर पुटिंग आउट हे लॉट ऑफ रिसर्च एंड टाइम टू डेवलप दिस कंटेंट व्हिच इज देयर। जो आपको 1 घंटे का भी लेक्चर दिख रहा है, 1 घंटे का नहीं है, राइट, इट इज गोना बी टेकन हे लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। आप समझ जाओ कि कम से कम एक एक लेक्चर को बनाने के पीछे इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अस टू प्रिपेयर इट आउट। और इसके साथ साथ आप जब पूरे लेक्चर्स देखोगे ड्यू डिलिजेंस के, आपका जो कॉन्फिडेंस, आप जब इंटरव्यू में बैठोगे आप बोलोगे भाई गजब, इंटरव्यूअर बोलेगा भाई तू कहाँ से आया, इतना तेरे को नॉलेज कहाँ से मिल गया, तो दैट इज गोना बी देयर। एंड आई एम शेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू लॉट ऑफ मेंटर्स, डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स ऑफ बिग फोर व्हिच इज देयर, क्योंकि हम लोग का खुद एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में गए तो हमें पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, राइट। तो दैट इज देयर। तो बढ़िया से आप पढ़िए और साथ साथ में नोट्स भी पढ़ते जाइए, बिकॉज दिस इज गोना बी बिल्डिंग एंड बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू गोना बी सिटिंग फॉर इंटरव्यूज। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।